नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑलरेडी पहले मैंने बताया था, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ लीनियर वर्ड आ गया। तो लीनियर वर्ड का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, एक लाइन की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर। और मोमेंटम मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या मेजर करेगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है, उसमें कितने मोशन में है, किस मोशन से, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कितने क्या मोशन है, वो क्या बताएगा आपको? लीनियर मोमेंटम बताएगा। And linear momentum is the product of the mass of velocity, mass of body and its velocity. P equal to mv already बताया हुआ है। m is the mass and v is the velocity. अब linear momentum क्या होता है? बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग स्केलर m एंड ए वेक्टर v। m स्केलर है और v वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी आपका क्या होगा? लीनियर मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। दिस इज बिफोर कॉलिजन का कंडीशन है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कॉलिजन नहीं हुआ है और ये दोनों के बीच कॉलिजन हो गया। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? दोनों एक दूसरे से दूर चलेंगे। दिस इज द आफ्टर कॉलिजन। ऑब्वियसली दो चीज को आप जैसे कोलाइड करो, एक दीवार पे बॉल, अगर दो बॉल को आपस में कोलाइड करो तो क्या होगा? टकराने के बाद दूर जाएगा। या दो ट्रेनें जब दो ट्रेनें आपस में कोलाइड करती है तो भी वो दूर जाएगी। दो बॉल अगर एक दूसरे को कोलाइड करे तो आपस टकराने के बाद फिर वो दूर जाएंगे। तो दिस इज द बिफोर कॉलिजन्स एंड दिस इज द आफ्टर कॉलिजन्स। अब दोनों केस में देखेंगे कि बिफोर कॉलिजन्स क्या होगा मोमेंटम और आफ्टर कॉलिजन्स क्या होगा। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी and it has the same directions. क्या होता है? सेम डायरेक्शन as the direction of velocity of the body. क्योंकि मोमेंटम बराबर क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा, मोमेंटम का भी आपका वही डायरेक्शन होगा। यूनिट्स में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो एसआई सिस्टम में यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सीजीएस सिस्टम में होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द बिफोर कॉलिजन्स एंड आफ्टर कॉलिजन्स। दोनों केस में यूनिट तो आपका सेम ही होगा। डायमेंशन फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत ही नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है और वेलोसिटी का क्या होगा? lt-1। तो ओवरऑल मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपका mlt-1 हो गया। अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ चेंज की बात कर दें, कहीं भी चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर आप तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो कांस्टेंट है ना। आप चेंज इन मोमेंटम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ भी मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को अगर आप कॉमन निकाल लो तो जो भी चेंजिंग होगा और वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा उसके कारण ही चेंज होगा। तो मास लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिस इज सिस्टम ऑफ इंडेक्स। एक क्या बिफोर कॉलिजन्स के कंडीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द टोटल मोमेंटम क्या हो गया आपका? P1 प्लस P2 और ये आफ्टर है। तो इनिशियली वेलोसिटी इसका क्या? V1 है और इसके V2 डैश है, और इसका V1 डैश है और इसका V2 डैश है। ये बताए क्या होगा इसका आंसर? ये तो सबको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, है ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इसका बताए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा मोमेंटम का? सर mlt-1। सही है, mlt-। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? कंजर्व। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है देयर इज नो चेंज, फाइनली कोई चेंज नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो किसी भी बॉडी का आपका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। और लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। And the linear momentum of individual particles can change, but the total linear momentum of the whole system remains constant. मतलब कोई सिस्टम में अगर दो बॉडीज है तो पार्टिकुलर मतलब की बात करें, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। मैंने मान लिया कि ऐसा होगा कि इसका बड़ा होगा और इसका कम होगा, तो जितना बड़ा होगा जितना कम होगा तो ओवरऑल सिस्टम को तो बैलेंस ही रखेगा, या इसका कम हुआ होगा या इसका बड़ा होगा तो ओवरऑल सिस्टम का क्या होगा? आपका बैलेंस रखेगा। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम अपन क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, बट ओवरऑल सिस्टम का क्या होगा? लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखें कुछ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे रिकॉइल ऑफ गन। इफ अ स्टेशनरी गन फायर्स अ बुलेट हॉरिजॉन्टली, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। मतलब कोई भी यहाँ पर गन से अगर बुलेट फायरिंग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में तो उसका लीनियर मोमेंटम गन का और बुलेट का बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग, माने फायरिंग करने से पहले और फायरिंग करने के बाद दोनों हमेशा क्या होगा? आपका मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। सर ये 9th में पढ़ा था। हाँ, ये 9th का ही है, थोड़ा सा एडवांस है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। इन एन एक्सप्लोजन linear momentum is conserved if a stationary cell break into two fragment। stationary cell का आने का मतलब जैसे A हुआ, अब एक ब्रेक होगा, ये दो फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा, and they will move in opposite direction with velocity is the inverse ratio of their masses। मतलब कोई भी एक्सप्लोजन्स होते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक्सप्लोड हुआ पे इफेक्ट क्या हो गया? सारे डायरेक्शंस में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शंस में जाएगा, कहीं भी एक्सप्लोजन हुआ तो सारे डायरेक्शंस में जाएगा। तो जो एक इधर गया तो एक इधर आया, एक इधर गया तो एक इधर आएगा, मतलब ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा? m2/m1 इक्वल टू -v1/v2। ये कैसे आया? अभी मैंने बताया था ना, लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। दिस इज m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2। तो m2v2 बराबर m2/m1 क्या आ जाएगा? -v1/v2। इफ अ सेल एट रेस्ट ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट, अगर 3 फ्रेगमेंट में हो, पहले तो 2 बताया था, 3 फ्रेगमेंट में तो टोटल मोमेंटम ऑफ एनी 2 ऑफ द फ्रेगमेंट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। मतलब कोई भी दो का अगर 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, मान लिया 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, दिस इज 1 2 3, तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होगा। 1 2 हो, 2 3 हो, 3 1 हो, किसी भी सम का मतलब m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v3। कोई भी तो दो की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं 1 2 लिखा तो 1 2 ही आप समझो। 1 2 का, या आप चाहो तो m1v1 प्लस m3v3 इक्वल टू m2v2 एंड एनी सम ऑफ 2 बॉडीज का लीनियर मोमेंटम जो होगा थर्ड के इक्वल होगा। एंड अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, ये ख्याल रखना। क्या लिखा है मैंने? इक्वल एंड अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट्स। मतलब यहाँ क्या लिखा होगा? थर्ड का माइनस।
या आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो, m1 v1 m2 v2 m3 v3 इज इक्वल टू 0। मतलब सम ऑफ द ऑल फ्रेगमेंट, सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल फ्रेगमेंट शुड बी कांस्टेंट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपन ने पढ़ लिए हैं, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ देखते हैं। तो लेट मान लेते हैं m1 m2 टू मास है ए और बी बॉडीज का, मूविंग इन दी सेम डायरेक्शंस में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक बॉडी दिस दिस ए है, ए बी है, एक का मास m1 मान लेते हैं, दिस इज m2, एक की वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। तो दो बॉडी है ए एंड बी, दोनों का मास है m1 एंड m2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरी की वेलोसिटी u2 है। व्हेन they collide with each other, they are in contact for a small interval of del t and their velocity changes to v1 and v2 respectively। अब दोनों कोलाइड कर गया, अब कोलाइड कर गया, ये पहले इनिशियल वेलोसिटी था, दिस ए इनिशियल कंडीशन थे, दोनों कोलाइड किया। अब जैसे ही दोनों कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, तो दोनों कोलाइड करके दूर भागेगा। अब दोनों कोलाइड करके दूर भागेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगा, जिस वेलोसिटी से कोलाइड किया था अब वो तो वेलोसिटी रहेगा नहीं, तो वेलाइड कोलाइड करके दूर भागेगा, तो उस समय वेलोसिटी v1 एंड v2 मान लेते। तो ये याद रखना, बिफोर कॉलिजन्स वेलोसिटी u1 एंड u2 एंड आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी शुड बी v1 एंड v2 अपन ने लिया। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का क्या हो जाएगा आपका m1 u1, बिफोर कॉलिजन की बात कर रहे हैं, और बी बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा आपका m2 u2, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन्स की बात कर रहे हैं, p डैश pa डैश m1 v1 और pv डैश m2 v2 हो गया है। बिफोर ए आपका है बिफोर कॉलिजन्स और ए है आपका after collision। The force applied A by B in delta interval equal to change in momentum of A। अब क्या है कि B के द्वारा A पे फोर्स लगाएगा डेल्टा टाइम पे, तो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बताया था, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर याद हो तो सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इस टाइम को इधर भेज देते हैं, तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो गया आपका, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, ए फाइनल का है ए का, ए इनिशियल। और उसी प्रकार द फोर्स अप्लाइड बी, अब बी पे फोर्स ए लगाएगा टाइम, तो वो किसके बराबर होगा, चेंज, तो फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगेन इसको यहाँ भेज दिया जाए तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो गया आपका, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, पहले न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब फोर्स जो होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो यहाँ मैंने लिखा, अब जो पीछे फोर्स, अब पीछे लिखाया था फोर्स का लिखाया था एफ ऑफ ए बी, उसकी वैल्यू रख दिया। यहाँ जो फोर्स लिखा बी ए, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए के द्वारा, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ रख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो आप, तो फाइनली आपका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेसिकली पी ए डैश माइनस पी ए, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो दिस इज माइनस पी बी डैश प्लस ए पी बी हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो बेसिकली ए आ गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ए क्या हो गया, ए आपका फाइनल मोमेंट माने आफ्टर कॉलिजन्स हो गया, दिस इज द आफ्टर कॉलिजन्स का मोमेंटम, और ये हो गया बिफोर कॉलिजन का मोमेंटम। इससे क्या निकला कि टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द
टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब जो इक्वेशंस लिखा था उसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा था पीछे, पीछे लिखा था अपन ने पी ए डैश प्लस पी वी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। तो ये बिफोर कॉलिजन्स है, ये हो गया आपका M1 U1 M2 U2, और ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन्स है, M1 V1 प्लस M2। ये मास पे वेक्टर का साइन नहीं होगा क्योंकि मास कांस्टेंट है ना, तो इस पे नहीं होगा। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड दिस लाइज एप्लीकेबल इन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन, दोनों कॉलिजन्स के लिए एप्लीकेबल है। इलास्टिक मतलब दो रबर बॉल के बीच में कोलाइजन हो, दैट इज इलास्टिक, और इनइलास्टिक हो जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं हो, दो सॉलिड बॉल हो उसके बीच कॉलिजन्स हो। तो ये दोनों के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। इन इलास्टिक कॉलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल। अगर इलास्टिक कॉलिजन की बात करें तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई होगा। बताए क्या होगा इसका आंसर? सर सही तो नहीं, पर सी वाला होना चाहिए। सर ए वाला। क्या कह रहा था क्वेश्चन? अ बॉल फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन था, इफ द सिस्टम कंटेन्स बॉल द मोमेंटम इज कंजर्व। सेकंड था, इफ द सिस्टम कंटेन अर्थ द मोमेंटम इज कंजर्व। क्योंकि अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन चूंकि ये अर्थ की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में क्या रखेंगे, अर्थ को रखेंगे, ना कि बॉल को रखेंगे। जो बॉल फेंक रहे हैं ना वो उसको नहीं रखेंगे, सिस्टम में क्या रहेगा आपका, अर्थ को कंसीडर्स करेंगे।